तो आज हम अपनी टैलेंटिक्स पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पेपर कोड ई डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे फिजिक्स के कैसे क्वेश्चंस आए थे, उनका लेवल क्या था. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. So let's start with the very first question. Find the equivalent resistance between points A and B of the given circuit. तो इसमें हमें जो given circuit है इसका equivalent resistance find करना है. तो हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कौन सा रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में, कौन सा हमारे पैरेलल में. तो हम देखते हैं कि इसमें ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये तीनों हमारे सीरीज में होंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है. ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 + 2 + 2 यानी कि हमारा 6 ओम हो जाएगा. नाउ अब हम देखेंगे कि 3 ओम, 6 ओम एंड 3 ओम ये भी हमारे सीरीज में है. ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 + 6 + 3 = 12 ओम. तो अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएंगे, तो हमारा कैसा बनेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कुछ इस टाइप का बनेगा. ठीक है, तो 2 + 2 + 2 हमने किया, 6 ओम आया हमारा, तो इसकी वैल्यू हमारी 6 ओम है. और जब हमने 3 + 6 + 3 किया तो हमारा 12 ओम आया, तो इसकी वैल्यू हमारी 12 ओम है. तो अब ये हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट डायग्राम है, ये हमारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, 1 + 6 + 1/12 यानी कि 12, 2 + 1 यानी कि 3/12 यानी कि 1/4. तो 1/r की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1/4. ठीक है, तो हमारी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4. तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4 ओम. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 4 ओम. नाउ our next question is, a block of metal is made in the cuboid form with all edges of unequal length such that the shortest length is 1/3 the longest one. If r maximum and r minimum are the maximum and minimum resistance between parallel faces, then choose the correct option. तो हमें इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो चूज करना है. तो इसके लिए हमें आर मैक्सिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन आर मिनिमम, देन हम उसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हमें जो मेटल का ब्लॉक है वो क्यूबॉइड की फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है, तो ये हम क्यूबॉइड बना लेते हैं. अच्छा, इसमें हमें क्या गिवन है, शॉर्टेस्ट लेंथ इज 1/3 द लॉन्गेस्ट वन, यानी कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो लॉन्गेस्ट वाले की 1/3 है. तो सपोज अगर हमने लॉन्गेस्ट लेंथ मान ली x, तो हमारी शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी हो जाएगी, शॉर्टेस्ट एज हमारा होगा x/3. देन ये हमारी सपोज हमने ये लॉन्गेस्ट वाली है, तो इसको हमने x मान लिया है, शॉर्टेस्ट हमारी x/3 है, तो ये हमारी x/3 हो गई. अब जो हमारी एक रिमेनिंग एज है इसको हम y कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, अब हमें r मैक्सिमम एंड r मिनिमम फाइंड आउट करना है. तो r मैक्सिमम, r की वैल्यू क्या होती है, ρl/a. तो हम क्या फाइंड करेंगे, पहले r मैक्सिमम. ठीक है, तो जब हम L मैक्सिमम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, R मैक्सिमम आएगा. तो इसमें L मैक्सिमम कौन सा होगा, मैक्सिमम लेंथ कौन सी है, X से. ठीक है, तो हम L की वैल्यू X ले लेते हैं. तो रिमेनिंग जो 2 एजेस है वो क्या बनाएगी, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाएगी. अगर हमने लेंथ ये लिए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा ये वाला होगा, यानी कि y × x/3 हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, ρy/x/3. ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा R मैक्सिमम क्या आएगा, ρ3/y. ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, आर मिनिमम कैलकुलेट करेंगे. आर मिनिमम वही हमारा क्या होगा, ρl/a. अब जब आर मिनिमम हम फाइंड आउट करेंगे तो हम जो शॉर्टेस्ट वाली एज है वो लेंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट वाली एज लेने से हमारा क्या आएगा, आर मिनिमम आएगा. तो बाकी जो दो रिमेनिंग एजेस होंगी वो क्या बनाएंगी, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाएंगी. क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि हमारी रिमेनिंग एजेस कौन सी है, एक्स एंड ये वाली वाई. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये लेंथ हमारी एक्स है, ये लेंथ हमारी वाई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया.
और लेंथ हमने कौन सी ली है, x/3। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा हो जाएगा XY, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो रो 1/3y हमारा आर मिनिमम आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ आर मैक्सिमम एंड आर मिनिमम। तो हम आर मैक्सिमम एंड आर मिनिमम का रेशियो फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर मैक्सिमम हमारा कितना आया, रो 3/y, रो 3/y, और आर मिनिमम कितना आया, रो 1/3y। रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, देन ये 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 3 × 3/1 यानी कि 9/1। तो हमारा आर मैक्सिमम एंड आर मिनिमम का रेशियो क्या आया, 9/1। सो लेट्स चेक। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। A stream of electrons is flowing in a solenoidal conductor as indicated in the given figure। हमें एक फिगर दी हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो हमें पता है जो करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन होगी हमारी ये वाली। अब हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, फिंगर्स को हम करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। जब हम अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, ये हमारे करंट की डायरेक्शन है, तो हम अपनी ये ऐसे जाएगा करंट, ठीक है, करंट ऐसे जाना स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है, हम फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम ऊपर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं। तो ये हमारा जो थंब है नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। तो हमारा थंब कहाँ जा रहा है, फेस 1 की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा फेस 1 क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और जो दूसरा फेस है फिर वो क्या हो जाएगा हमारा साउथ पोल। तो हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। द एंटायर सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, नहीं ये हमारा गलत हो जाएगा। द एंटायर सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फेस 1 बिहेव्स लाइक द नॉर्थ पोल, हाँ हमारा फेस 1 नॉर्थ पोल है। एंड फेस 2 लाइक द साउथ पोल, हाँ हमारा फेस 2 साउथ पोल है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रशेस ऑफ अ सिंपल डीसी मोटर, ठीक है, हमें जो ब्रशेस होते हैं सिंपल डीसी मोटर के, उनके लिए इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम एक एक ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। Our 24 question is the brushes of a simple DC motor connect the armature to the permanent magnet। नहीं, जो हमारे ब्रशेस होते हैं परमानेंट मैग्नेट से कनेक्ट नहीं करते हैं आर्मेचर को, वो तो एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो ब्रशेस होते हैं आर्मेचर को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्टली परमानेंट मैग्नेट से कनेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रिवेंट स्पार्किंग विद इन दी मोटर, नहीं, ब्रशेस तो कंट्रीब्यूट करते हैं स्पार्किंग में, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये भी हमारा रॉन्ग, ये भी हमारा रॉन्ग। नाउ थर्ड ऑप्शन इज रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ द आर्मेचर एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये क्या हमारी आर्मेचर की पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं, नहीं ये भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि ये तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये तो कम्यूटेटर का होता है, इट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर। ठीक है, बेसिकली ब्रश कम्यूटेटर के साथ मिलके इस वर्क को करता है, पर ये परमानेंटली या पर्टिकुलरली हमारा ब्रशेस का फंक्शन नहीं है, ये प्राइमरीली
ब्रशेस का फंक्शन नहीं है, ये काम तो है कम्यूटेटर के साथ मिलके ब्रश करता है, तो प्राइमरीली ये इसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन तो हमारा किसका है, कम्यूटेटर का है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ ऑप्शन, अलाउ द आर्मेचर टू रोटेट वाइल स्टिल बीइंग कनेक्टेड टू द बैटरी। तो ये, हाँ, ये हमारा पर्पसली डिस्क्राइब कर रहा है ब्रशेस के फंक्शन को। तो इसके थ्रू ही ये क्या करता है, आर्मेचर को रोटेट करने के लिए अलाउ करता है, जिससे बैटरी से कनेक्टेड रहते हैं, जिससे हमारे सर्किट में इजीली करंट फ्लो होता रहता है। तो बेसिकली यही हमारा ब्रशेस का फंक्शन है। ठीक है, क्लियर? एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हमें परमानेंट मैग्नेट से क्या आर्मेचर को कनेक्ट करता है, ब्रश नहीं, ये तो हमारा एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करता है आर्मेचर को। सेकंड क्या है, ये स्पार्किंग से प्रिवेंट करता है, नहीं, ये तो कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, रिवर्स दी पोलैरिटी ऑफ द आर्मेचर एट रेगुलर इंटरवल, तो ये तो हमारा इसका फंक्शन नहीं है, ये हमारा कम्यूटेटर का फंक्शन है। नाउ फोर्थ, अलाउ दी आर्मेचर टू रोटेट वाइल स्टिल बीइंग कनेक्टेड टू द बैटरी। हाँ, ये पर्पसली डिस्क्राइब कर रहा है हमारे ब्रशेस के फंक्शन को, क्योंकि इसके थ्रू ही हमारा कंटिन्यूस करंट फ्लो होता रहता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक, क्वेश्चन 24 इज द क्वेश्चन 25 इज तनुज rode his bike on a road for a 2-hour period. On average, he passed a 1 kilometer marker every 3 minutes during this period. Which of the following was his average for this 2-hour period? ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसमें हमें गिवन है कि एवरी 3 मिनट में वो 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है, एवरी 3 मिनट में वो 1 किलोमीटर की ट्रैवलिंग कर रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हमें टाइम कितना गिवन है, 3 मिनट। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, आवर में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस है किलोमीटर में गिवन है। ठीक है, इसको 3/60 करके हम इसको आवर में चेंज कर लेंगे। देन आर डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर। नाउ एवरेज स्पीड विल बी, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारी कितनी है 1 किलोमीटर, टाइम कितना है 3/60 आवर। ठीक है, तो 60/3 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 20। क्लियर? 20 किलोमीटर पर हार इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। सो नाउ करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The acceleration time graph of a particle moving in a straight line is as shown in figure. The velocity of the particle at time t is equal to 0 is 2 meter per second. The velocity after 2 second will be. तो हमें ग्राफ गिवन है, इसके थ्रू हमें क्या फाइंड करना है कि आफ्टर 2 सेकेंड क्या वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो हमें कौन सा ग्राफ गिवन है, 80 ग्राफ। वी हैव गिवन 80 ग्राफ। तो 80 ग्राफ, वी नो दैट एरिया ऑफ 80 graph gives us velocity, change in velocity. okay, एरिया ऑफ 80 ग्राफ क्या देता है हमें, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ 80 ग्राफ। ठीक है, तो 80 ग्राफ का एरिया क्या होगा, ये हमारा बेसिकली ट्राइंगल बन रहा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमें गिवन 2,
हाइट कितनी गिवन है 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें गिवन है t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। यू आई इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है। अब हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यू फाइनल माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो यू फाइनल विल बी 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। दैट इज आर करेक्ट आंसर। क्लियर, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, क्वेश्चन 27, an object A of mass 2 kg is moving with a velocity of 3 meter per second and collides head on with an object B of mass 1 kg moving in opposite direction with a velocity of 4 meter per second. After collision, both objects collapse so that they move with a common velocity equal to. हमें एक ऑब्जेक्ट A गिवन है, उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, एंड कोलाइड्स हेड ऑन विद एन ऑब्जेक्ट बी। बी ऑब्जेक्ट के साथ वो हेड ऑन कॉलिजन करता है, ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ, यानी कि इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। कितनी है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद क्या होंगे, दोनों कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है, एक साथ हो जाएंगे दोनों। तो वो किस कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें कॉमन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि आफ्टर कॉलिजन वो किस वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फर्स्ट वाले का मास हमारा कितना गिवन है 2 kg, सेकेंड वाले का हमारा 1 kg। ठीक है, तो 2 kg हमारा फर्स्ट वाले का मास है, वेलोसिटी कितनी है 3 है, mv हमने लगा दिया, प्लस अब ये जो हमारा दूसरा मास है उसका मास कितना है, जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है 1 kg एंड इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ले लेंगे हम, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर हमने इसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया तो इसकी को माइनस यानी कि नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, दोनों ये कोलैप्स हो जाएंगे, यानी कि दोनों का मास प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 1। फिर ये एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे जिसको हम वी डैश कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें वी डैश फाइंड आउट करना है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 - 4 इज इक्वल टू 3 वी डैश, 6 - 4 2 3 वी डैश, तो वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, तो वी डैश हमारा क्या होगा 2/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2/3, दैट इज आवर 4 ऑप्शन। क्लियर, नाउ question 28. A wooden box kept on a rough horizontal surface is pushed by Jay and Samarth from the same side in such a way that the force applied by Samarth is twice that applied by Jay. The frictional force acting between the surface of the box and the ground is 1/10 of the total force applied by Jay and Samarth. As a result, the box experiences a net unbalanced force of 27 Newton. What is the force applied by Samarth? हमें क्या गिवन है कि जो समर्थ फोर्स अप्लाई कर रहा है वो जय का जस्ट ट्वाइस है। अगर हम फोर्स अप्लाइड बाय जय उसको x कंसिडर करें तो समर्थ का फोर्स कितना हो जाएगा
फोर्स अप्लाइड बाय समर्थ, जस्ट इसका ट्वाइस है ये 2x, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है जो फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड द ग्राउंड इज 1/10 ऑफ द टोटल फोर्स अप्लाइड बाय जय एंड समर्थ। तो इन दोनों ने टोटल फोर्स कितना अप्लाई किया है, x प्लस 2x, यानी कि 3x ये टोटल फोर्स है इन दोनों का। और जो हमें फ्रिक्शनल फोर्स है वो 1/10 है टोटल फोर्स का, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा हो जाएगा 1/10 ऑफ द टोटल फोर्स, यानी कि 1/10 ऑफ 3/x, यानी कि 3x/10। थ्री एक्स बाय 10 हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। Then we have given that as a result the box experiences a net unbalanced force of 27 न्यूटन। नेट फोर्स हमें कितना गिवन है, 27 न्यूटन, ठीक है। हमें पता है बॉक्स अगर सपोज इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये अगर बॉक्स अगर इधर मूवमेंट है बॉक्स का तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो जो हमारा नेट टोटल फोर्स है 3x, उसमें से अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स माइनस कर देंगे, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कितना था 3x/10, तो हमें ओवरऑल नेट फोर्स कितना मिलेगा 27 न्यूटन। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। हम इसको सॉल्व करते हैं। थ्री एक्स कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन, 1 - 1/10 इज इक्वल टू 27। 3x 10 - 1 कितना होगा 9/10, यानी कि 27, ठीक है। 3 9 जा 27 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हमारा 10 आया। तो ये हमारा किसका फोर्स है, फोर्स अप्लाइड बाय जय। हमें किसका फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय समर्थ। समर्थ का हमारा कितना था 2x था, ठीक है। तो 2x हम कैलकुलेट करेंगे 2 × 10 यानी कि 20 न्यूटन। तो हमारा अगर जय का हमें फाइंड आउट करना होता तो 10 न्यूटन फोर्स आता, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है समर्थ का, दैट इज 20 न्यूटन। तो हमारा समर्थ का फोर्स कितना हो जाएगा 2x, यानी कि 2 × 10 20 न्यूटन। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्लियर। नाउ आर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ अ बाइसिकलिस्ट and a bicycle together is 53 kg. How much work has been done if the bicyclist slows the bicycle from a speed of 3 meter per second to 1 meter per second? तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है। हमें फाइंड करना है कितना वर्क डन हुआ है। ठीक है, हमें मास गिवन है, बाइसिकलिस्ट प्लस बाइसिकल, उन दोनों का मास कितना गिवन है, बाइसिकलिस्ट प्लस हमें बाइसिकलिस्ट प्लस बाइसिकल का मास कितना गिवन है 53 kg। देन हमें वर्क डन फाइंड करना है। यू नो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², ठीक है। तो 1/2 mv² माइनस u², ये हमारा वर्क डन होता है, ठीक है। हमें वेलोसिटी कितनी दी हुई है, जो बाइसिकलिस्ट है अब स्लो करता है बाइसिकल को फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड टू 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हमारी क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारा u हो जाएगा। फिर वो अपनी स्पीड को स्लो करके 1 कर देता है, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो हम ये पुट कर देंगे 1/2 m की वैल्यू, ये हमारा बेसिकली ये क्या है हमारा मास है बाइसिकलिस्ट प्लस बाइसिकल का। तो 53 kg हमारा मास है, फाइनल वेलोसिटी हमारी 1 है,
1 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 3 का स्क्वायर 1/2 इंटू 53 इंटू 1 माइनस 9, ठीक है 1/2 इंटू 53 इंटू माइनस 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 53 इंटू माइनस 4 कितना होगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 4 3 जा 12 212 माइनस है तो माइनस साइन आएगा 212 जूल हमारा आंसर आया माइनस में, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये +212 नहीं, ये भी इनकरेक्ट, ये भी -212 हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। सो थर्ड ऑप्शन विल बी आर आंसर, क्लियर। सो बेसिकली हमने इसमें क्या किया, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना था, तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली हमने फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर एट अ प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। On striking the ground, it loses 30% of its energy. Then the height to which it will rise after bouncing from ground is, ठीक है। जो बॉल थी उसका मास कितना गिवन है 0.1 kg, तो वो किसी हाइट से ड्रॉप कर रही है, ठीक है। तो जब वो किसी हाइट पर थी तो उसकी एनर्जी क्या थी, जब बॉल किसी हाइट पर थी तो उसकी एनर्जी थी E इज इक्वल टू उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल थी, जो कि क्या थी mgh। मास कितना गिवन है उसका 0.1, ठीक है। g कितना है हमारा 10 और हाइट हमें गिवन है 10 मीटर, ठीक है। सपोज अगर अभी हम मास को मास हमारा 0.1 है, g 10 है, h भी हमारा 10 है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 10, ठीक है 10 जूल। अब इसका जो 30% जो एनर्जी उसने वेस्ट कर ली, यानी कि 70% जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी बॉल तो उसने अपनी 30% एनर्जी लॉस कर ली है, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी 70% रिमेनिंग हो जाएगी, रिमेनिंग एनर्जी विल बी 70%। तो टोटल उसके पास 10 थी, 10 का 70% उसके पास रिमेनिंग है, ठीक है 10 इंटू 70/100, क्लियर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 7 उसके पास एनर्जी रिमेनिंग है, 7 जूल। अब ये जो बॉल है ग्राउंड से स्ट्राइक करने के बाद फिर से बाउंस बैक करेगी, तो जो उसके पास स्ट्राइक करने के बाद जो उसके पास रिमेनिंग एनर्जी है, इसी एनर्जी से वो बाउंस बैक करेगी। तो सपोज अगर जब वो बाउंस बैक करती है तो सपोज वो h डैश हाइट तक जाती है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh डैश, जो कि किसके इक्वल होगी 7 जूल के, क्योंकि इसी एनर्जी से वो बाउंस बैक कर रही है, ठीक है। मास हमें गिवन है 0.1, जी हमें गिवन है 10, h डैश हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितनी हाइट तक बाउंस बैक करके जाती है, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा हमारा h, ठीक है 0.1 इंटू 10 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा वो, तो h डैश इज इक्वल टू 7 मीटर, तो हमारा आंसर क्या होगा 7 मीटर, ठीक है। दैट इज आवर थर्ड ऑप्शन, क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, a sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.4 kilometer? तो ये 1.4 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, फ्रिक्वेंसी इज 2 किलोहर्ट्ज, इसको हम चेंज करेंगे हर्ट्ज में, 2 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। वेवलेंथ हमें कितनी गिवन है 35 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे 35/100,
यानी कि 0.35 मीटर। क्लियर। अब इसमें हमसे पूछा गया है 1.4 किलोमीटर ट्रेवल करने में वो कितना टाइम लेगी साउंड वेव। सो वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रिक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। फ्रिक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, 2 इंटू 10⁻³ इंटू वेव लेंथ है हमारी 0.35। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 350 इंटू 2 यानी कि 700 हमारी क्या आ गई, स्पीड ऑफ साउंड आ गई। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टाइम। टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 1.4 किलोमीटर है एंड वेलोसिटी भी हमें गिवन है 700 मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, ये 1.4 किलोमीटर है, इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे, 1400 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टाइम क्या होगा, टाइम हमारा होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारी 1400 मीटर, स्पीड है हमारी 700 मीटर पर सेकेंड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो 2 सेकेंड हमारा टाइम हो जाएगा। सो हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 सेकेंड। ठीक है, क्लियर। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैच द कॉलम्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। हमें इन कॉलम्स को मैच करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। साउंड वेव्स इन एयर। ठीक है, हमें पता है जो साउंड वेव होती है वो फ्लूइड्स में क्या होती है, साउंड वेव इन फ्लूइड्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि वो ओनली कंप्रेशनल डिफॉर्मेशन को ही सस्टेन कर पाती है। ठीक है, अगर हम बात करें सॉलिड्स की, साउंड वेव इन सॉलिड्स, तो सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में साउंड वेव कंप्रेशनल एंड शियर दोनों डिफॉर्मेशन को सपोर्ट करती है, दोनों डिफॉर्मेशन को सस्टेन कर पाती है, इसलिए इसमें ये ट्रांसवर्स भी हो सकती है एंड लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन चेक करते हैं, साउंड वेव इन एयर। तो एयर, एयर क्या है हमारा, फ्लूइड है, क्योंकि गैसेस एंड लिक्विड हमारे किस में आते हैं, फ्लूइड्स में। तो एयर हमारी फ्लूइड है, तो फ्लूइड्स में क्या होती है साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल। तो हमारा ए का आंसर क्या होगा, क्यू। ठीक है, नाउ साउंड वेव इन स्टील रोड। स्टील रोड हमारी क्या है, स्टील रोड हमारी है सॉलिड। सॉलिड के अंदर हमारी साउंड वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि वो कंप्रेशनल डिफॉर्मेशन एंड शियर डिफॉर्मेशन दोनों को ही सपोर्ट करती है, इसलिए इसमें ट्रांसवर्स वेव भी जनरेट हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी जनरेट हो सकती है। यानी कि स्टील रोड हमारी सॉलिड है, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आर। नाउ हमें सी एंड डी चेक करना है। सी क्या है, लाइट वेव। यू नो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट हमारी ईएम वेव है। तो ईएम प्लेन वेव में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट होते हैं। ईएम वेव में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट होते हैं। इसका मतलब वो कौन सी वेव होगी, ट्रांसवर्स। ठीक है, वैक्यूम की मैं बात कर रही थी, है ना, तो लाइट वेव इन वैक्यूम क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव हो जाएगी हमारी। तो सी ऑप्शन के लिए हमारा क्या होगा, लाइट वेव इन वैक्यूम मस्ट बी अ ट्रांसवर्स वेव, तो हमारा सी का आंसर क्या हो जाएगा, पी। क्लियर। लाइट वेव इन वाटर, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या है हमारा, नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक है ना, तो वाटर हमारा है
नॉन कंडक्टिंग, डाइलेक्ट्रिक। तो इसमें भी हमारी जो ईएम वेव है ना, वाटर जैसे ट्रांसपेरेंट किसी मीडियम में, वाटर जैसे ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी ईएम वेव में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं या वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ही प्रोपेगेट होते हैं। यानी कि इसमें भी हमारे पार्टिकल परपेंडिकुलर वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। यानी कि इसमें भी हमारी वाटर के अंदर भी ईएम वेव क्या होगी, लाइट वेव क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव होगी। तो हमारा लाइट वेव इन वाटर में भी क्या होगा, मस्ट बी अ ट्रांसवर्स वेव। तो डी का भी हमारा क्या आएगा, पी ऑप्शन। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है हमारा, क्यू आर, ए क्यू नहीं, ये हमारा रॉन्ग है, ए क्यू बी आर सी पी नहीं, ये भी हमारा रॉन्ग है, ये भी हमारा रॉन्ग है, ए क्यू बी आर सी पी डी पी। क्लियर? तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सो बेसिकली इसमें हमने समझा साउंड वेव, अगर एयर की बात करें तो एयर में साउंड वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। यानी कि फ्लूइड्स के अंदर क्योंकि हमारी साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, इसलिए एयर में हमारी लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी साउंड वेव। और सॉलिड्स में क्या होती है, ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। अच्छा, लाइट वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इसमें जो इसमें परपेंडिकुलर ही प्रोपेगेशन होता है। ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलरली ही मोशन होता है। इसलिए ये क्या होती है कि इन दोनों केस में हमारी लाइट वेव क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव होगी। तो सी एंड डी का हमारा क्या रहेगा, पी। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्लियर?